प्राइवेट स्कूल स्पेशली मेरी बेटी भी होली क्रॉस में पढ़ती है। हमने पूरा फ़ी जमा किया है। स्कूल तो हमें फ़ी में कोई रियायत नहीं दी। फिर अपना घर का खर्चा है, बिजली बिल है, तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं समस्याएं होने लगती है। नमस्कार, मिथिला मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है उस पर हम चर्चा करते हैं और इसके लिए संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लाते हैं ताकि उस गंभीर मुद्दे पर शहर और संबंधित क्षेत्र में कुछ नया सोल्यूशन हो सके। हमारे साथ फिजिक्स के शिक्षक हैं, सिग्मा फिजिक्स के विजेंद्र मोहन जी, आपका स्वागत है। हम बताते हैं, अभी गंभीर समस्या है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा जो क्षेत्र है वो प्रभावित हो रहा है। बच्चों का शिक्षा प्रभावित हो रहा है, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा, उनके जो सपने हैं वो प्रभावित हो रहा है। और एक तरफ कोरोना वायरस से लोग लड़ रहे हैं। सरकार का जो नया गाइडलाइन आया है कि 17 तारीख तक कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इसके बाद कई कोचिंग संस्थानों में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि अब बच्चों के भविष्य पर किस तरह कार्य होगा। विजेंद्र जी, अभी नया गाइडलाइन लागू हुआ है, 17 तारीख तक कोचिंग संस्थान बंद करने के बाद क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा इसका? जी, किसी भी देश के विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। और पिछले साल कोरोना वायरस को लेकर के देश के सभी शिक्षण संस्थान करीब करीब बंद रहे। बच्चों ने काफ़ी मुश्किल दौर का सामना किया। सरकार ने भी हालांकि मदद किया और एग्ज़ाम के कुछ पैटर्न में बदलाव किया, लेकिन मेरा भी एक सवाल मेरे मन में उठता है कि क्या ये पैटर्न वास्तव में उचित है? इतने ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए, इसके बावजूद कुछ बच्चे फेल किए, तो कहने का मतलब है कि बच्चे लोगों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की। निश्चित तौर पर इससे पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर असर हुआ। ऑनलाइन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन उतना प्रभावी नहीं है जितना कि ऑफलाइन, क्योंकि बच्चे को जब बहुत सारी तरह की समस्याएं होती है तो ऑनलाइन में ठीक से वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी बात टीचर भी ठीक से कह नहीं पाते हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार को चाहिए कि जो जिस प्रकार से विभिन्न चीज़ों में कुछ रियायतें दी गई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में भी कुछ रियायतें दी जाए ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठाए। हाँ, ये मैं कहूँगा कि ठीक है, जो सरकार का गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन का पालन करें। बच्चे जितनी क्षमता है क्लास की उससे कम छात्र हो। यही होता है प्रॉब्लम कि जैसे मॉल को फिर अनुमति दे दी गई। पहले बिग बाजार जैसे में वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव उसको सील कर दिया गया। सिटी का लाइफ जो उसको हो गया, वो तो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। तो इस बात की गारंटी कौन लेगा? सरकार तो यही चाहती है कि दबाव रहे ताकि सब जो है सो गाइडलाइन के अनुसार दूरी बना करके मास्क लगा के करे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। तो यही बात, इस बात का गाइड कौन करेगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा? इतने कोचिंग संस्थान, छोटे छोटे गली मोहल्ले में एक बच्चा 3 जगह ट्यूशन पढ़ने जाता है, कहीं भी प्रभावित कर सकता है, कहीं से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? जी, ये सवाल बहुत ही उचित है और बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है। फिर भी बात यह है कि कोशिश प्रयास करने से होता है। हम समझते हैं कि कम से कम 8th क्लास या उससे ऊपर के बच्चे में कुछ ना कुछ समझदारी आ जाती है, वो भरसक प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ सरकार से भी विशेष रिक्वेस्ट होगा कि जो भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, इसको स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान में कैंप लगाकर इस कार्यक्रम में तेजी लाया जाए ताकि कम से कम शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे। अगर एक बार स्कूल में या कॉलेज में या फिर कोचिंग संस्थान, जो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान है, वहाँ कैंप लगा कर अगर लगा दिया जाए तो हम समझते हैं कि 1 महीने के अंदर स्थिति बहुत हद तक सामान्य हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और होता है, जो बच्चे दूर हो गए हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके कैरियर पर, उनके रिजल्ट पर? जैसे 11th तो पढ़े नहीं, 12th का भी यही हाल है, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जैसा कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ और मैं जितना समझता हूँ उस हिसाब से मैं बात करूँगा। जैसे अगर कोई बच्चा 11th नहीं पढ़ा ठीक से, तो वास्तव में वह 12th की पढ़ाई उस गहराईपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते हैं जहाँ तक कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है जेई का या नीट का, तो उस लेवल तक के अध्ययन के लिए उसको 11th का ज्ञान होना आवश्यक है। और अच्छे क्वेश्चनों में, अच्छे प्रॉब्लम में 11th वाले कॉन्सेप्ट्स का भी इस्तेमाल होता है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर भी ये मैं अपने तरफ से कह सकता हूँ कि जो अनुभवी शिक्षक हैं वो बच्चों के राह को आसान बना सकते हैं
जैसे जैसे जहाँ जहाँ 11th की चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर उन बातों को जिक्र करके उसको बताकर, नहीं गहराई से लेकिन उसके बारे में एक मोटा मोटी आइडिया दे करके उसको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये सकता है और पढ़ा देना में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कहीं ना कहीं मुश्किल तो जरूर है, लेकिन प्रयास करने से किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए 17 तारीख के बाद आप लोगों ने बैठक भी की है, टीचर्स एसोसिएशन बैठक भी कर रहा है, अगर 17 तारीख के बाद लॉकडाउन अगर होता है या बंद किया जाता है, तो क्योंकि जिस तरह फैल रहा है वायरस, तो आप उस समय आप लोगों की क्या भूमिका होगी? क्या आप लोग जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देंगे जैसे और जगह पर विचार किया गया है, क्या करेंगे? जी, ये बात सच है कि हम लोगों ने बैठक की थी, और अगर आगे बढ़ता है तो हम लोग जिलाधिकारी से तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आप मीडिया के माध्यम से तमाम पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे जो सरकार हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो कुछ ना कुछ एक गाइडलाइन निकालें, जिससे कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग, मैं स्पेशली कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कोचिंग पर फोकस करूँगा कि इसके लिए एक गाइडलाइन हो। और इसके लिए सरकार अभी भी एक निगरानी टीम बनाई ही है, उस तरह से निगरानी टीम बनाकर कोचिंग की निगरानी करवाई जाए, लेकिन कोचिंग चलाने की अनुमति दी जाए। कोचिंग बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ अभी जो बेरोजगारी का दौर चला हुआ है पूरे देश में, देखिए रोजगार का ये है, इसमें कम से कम ट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और देश में लाखों करोड़ों युवाओं इससे अपना जीवन भरण पोषण करते हैं, और कितने परिवार इस पर आश्रित हैं। तो सरकार को इस रूप में भी देखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सरकार को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता हो, सरकार की आमदनी नहीं होती हो, इसके बावजूद कम से कम जो सरकार बेरोजगारी भत्ता, अब महंगाई भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता जो लोगों को दे रही है आजकल, कम से कम ये जो शिक्षक जो काम में लगे हैं सरकार का भत्ता तो नहीं ले रहे हैं। ये भी तो सरकार का एक प्रकार से मुनाफा आप देखिए तो कहीं ना कहीं है, और कितना परिवार का जिंदगी चल रहा है, और कितने बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य भी बना पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप तो पिछले लॉकडाउन में आप अपने गाँव में थे, गाँव में वो दिन के बाद गाँव में आपको आनंद आ रहा होगा वहाँ के गाँव में, लेकिन बहुत से ऐसे टीचर थे जिन्होंने कोचिंग को चलाया है। तो अब एक सवाल हमने टीचरों से पूछा है, अगर बंद है तो सभी बंद करें, और अगर खोल रहे हैं तो सभी एक विचार से खोलें, ताकि सरकार के गाइडलाइन का भी पालन हो और आप लोग का जो व्यवसाय भी है और छात्रों के कैरियर भी है वो भी हो सके। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने कहा है, एकदम बिल्कुल सही बात है कि सभी शिक्षकों के लिए एक जैसा मापदंड होना चाहिए, मापदंड में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ शिक्षक चला रहे हैं, कुछ नहीं चला रहे हैं, तो सरकार के नियमों की भी अवहेलना हो रही है, और जो नहीं चला रहे हैं तो सरकार के नियमों का पालन करते हुए बेचारे सफ़र कर रहे हैं। आर्थिक परेशानी क्या होता है आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो LIC के प्रीमियम भर रहा है, स्कूल, प्राइवेट स्कूल, स्पेशली मेरी बेटी भी होली क्रॉस में पढ़ती है, हमने पूरा फी जमा किया है, स्कूल तो हमें फी में कोई रियायत नहीं दी, फिर अपना घर का खर्चा है, बिजली बिल है, तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं समस्याएं होने लगती है। हम लोगों ने उसको फेस किया, लेकिन खैर जो भी कुछ लोगों ने कमा कर बचा कर रखा था इसका खर्च किया। लेकिन अगर इस साल भी ऐसी स्थिति होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। निश्चित तौर पर हम बता दें, प्रशासन को और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अगर लॉकडाउन लगता है तो स्कूल के फीस में इन्हीं शिक्षकों के बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में उनको तो पूरा पे करना पड़ा है। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया कि स्कूल अपने बच्चों की फीस को माफ़ करे, जिससे ये वर्ग भी थोड़ा सा इन लोगों को राहत मिले, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरफ कोचिंग को अस्तित्व भी बचाना है, और ख़ासकर वो छोटे शिक्षक जो आप 5,000 10,000 से एक छोटा सा रूम में लेकर के ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको पैसा भी नहीं हो पाता कि मकान मालिक को दे पाए, और मकान मालिक का दबाव भी रहता है। ऐसे परिस्थिति में गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी तरह शिक्षकों को भी अनुमति दी जाए, कम से कम 33% के माध्यम 33% ही छात्र उपस्थित हों, ऐसा गाइडलाइन मिले, ताकि ये वर्ग राहत हो और छात्रों का कल्याण भी हो सके, कैरियर को ले। अंतिम में क्या संदेश देंगे जनरल आप? बस यही संदेश देंगे कि इस न्यूज़ को जो लोग देख रहे हों, स्पेशली जो हमारे गार्जियंस देख रहे हों या बच्चे देख रहे हों, तो उन्हें कहेंगे कि घबराएं नहीं, हम लोग सरकार से विनती करेंगे, सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी खबर लाएंगी। साथ साथ आप ऑनलाइन के लिए भी तैयार रहें,
और जैसा जो निर्देश होता है, और ऑफलाइन में अगर चलाने का मौका मिलता है तो उसके लिए भी आप एकदम तैयार रहें, तत्पर रहें। और आप लोग भी अपने स्तर से सरकार से विभिन्न आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग भी सरकार से अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें, ताकि सरकार हम लोगों की बात सुने और कुछ एक स्पष्ट रास्ता निकालें। तो धन्यवाद। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दरभंगा की नहीं, बिहार और पटना की भी हर अपडेट और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।